पेरिस की चमचमाती सड़कों से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो दिल को छू लेती है और आत्मा को झकझोर देती है। फिल्म का नाम है द इनटचेबल्स। दो अलग अलग संसारों के टकराव की कहानी है। एक और है फिलिप, एक अमीर परिपक्व व्यक्ति जो एक कार दुर्घटना के बाद से व्हील चेयर पर है और उसकी ज़िंदगी लग्जरी है मगर अधूरी और उदास है। दूसरी ओर है दरीस, एक तेज तर्रार बिंदास युवक जो गरीबी और चुनौतियों से जूझता हुआ भी अपनी ज़िंदगी को हंसी मजाक से जीता है। जब ये दोनों अनजाने मिलते हैं तो शुरू होता है एक अनोखा रिश्ता जो न केवल उनकी ज़िंदगी बदल देता है बल्कि हर उस इंसान को प्रेरित करता है जो उनकी कहानी देखता है। हंसी, आंसुओं और दोस्ती की गर्माहट से भरी ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है जो बताती है कि सच्चा रिश्ता अमीरी, गरीबी, रंग रूप या हालात की सीमाओं को तोड़ सकता है। यह है इनटचेबल्स, एक कहानी जो ज़िंदगी को नए सिरे से जीने का जज्बा देती है। फिल्म की कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक रात पेरिस की सड़कों पर दरीस अपने मालिक फिलिप को लेकर गाड़ी चला रहा होता है। ट्रैफिक में लंबा इंतज़ार करते करते जब उसे बोरियत होने लगती है तो दरीस ने लिमिट स्पीड को तोड़ दिया और गाड़ी तेज़ रफ्तार से भगाने लगा। वो बिना परवाह किए दूसरों की गाड़ियों को काटता हुआ आगे निकला जा रहा था और ट्रैफिक सिग्नल की भी परवाह नहीं कर रहा था। ये देखकर पुलिस उसके पीछे लग जाती है। दरीस ने मुस्कुराते हुए अपने मालिक फिलिप से शर्त लगाई, देख लेना, मैं 100 यूरो की बाजी में पुलिस को चकमा दे दूंगा। और उसका मालिक उससे ये शर्त लगा लेता है। लेकिन जैसे ही वो पुल के नीचे से गुजरा पुलिस ने दोनों तरफ से उसे घेर लिया। फिर भी दरीस ज़रा भी परेशान नहीं हुआ। इस बार उसने दोगुनी शर्त लगाई अपने मालिक से 200 यूरो की। अब शर्त यह है उसकी कि मैं इन्हीं से एस्कॉर्ट लेकर निकलूंगा। पुलिस ने उसे गाड़ी से बाहर आने को कहा। दरीस ने तुरंत एक्टिंग शुरू कर दी। नाराज़गी का नाटक करते हुए बोला, मेरे साहब हिल भी नहीं सकते, मैं उन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाना चाहता हूँ। पुलिस ने गाड़ी चेक की तो पीछे व्हील चेयर मिली और फिलिप भी एक्टिंग करने लगा। वो झटके खाने लगा। पुलिस ने जब उसको झटके खाते देखा तो इस मामले को इमरजेंसी समझकर पुलिस ने स्पीड तोड़ने की गलती माफ़ कर दी और ख़ुद उन्हें अस्पताल तक एस्कॉर्ट करने का ऑफ़र दे दिया। शर्त जीतने की खुशी में दरीस ने अर्थ विंड एंड फायर का वो मशहूर गाना सितंबर बजाना शुरू कर दिया। मंजिल पर पहुंचते ही पुलिस के जाते ही वो फिलिप के साथ सिगरेट का कश लेता है। दरीस ने भरोसा दिलाया, सब मैं देख लूँगा, और हॉस्पिटल के स्टाफ के आने से पहले ही गाड़ी बढ़ा दी। असल में दोस्तों ये दोस्ती कई महीने पहले शुरू हुई थी। असल में कुछ समय पहले फिलिप और उसकी असिस्टेंट मगाली एक नए केयर टेकर के लिए इंटरव्यू ले रहे थे, लेकिन अब तक आए हर एक उम्मीदवार के जवाब या तो बहुत घिसे पिटे थे या अटपटे थे। तभी दरीस अचानक कमरे में दाखिल होता है बिना अपनी बारी का इंतज़ार किए हुए। असल में उसे नौकरी नहीं चाहिए थी, बस बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए ऐसे कागज़ पर साइन चाहिए था जिसमें लिखा हो कि उसे यहाँ नौकरी पर नहीं रखा गया, ताकि उसे हर महीने सरकार की तरफ से वजीफ़ा मिलना चालू हो जाए। उसका अंदाज बेबाक और थोड़ा बदतमीज़ था, यहाँ तक कि उसने मजाक में मगाली से छेड़छाड़ भी कर दी थी। लेकिन फिलिप को उसकी ये निडरता अच्छी लगी और उसने कहा, कल आना, तुम्हारे कागज़ तैयार मिलेंगे। दरीस अपने साधारण से मोहल्ले में बने हुए अपने घर में लौट जाता है। नहाने की कोशिश कर ही रहा था कि उसके छोटे भाई बहन शरारत करने लगते हैं। आखिरकार उसकी जिम्मेदार बहन मीना ने मदद की और उसे चैन से नहाने का वक्त मिला। माँ का इंतज़ार करते हुए दरीस खिड़की से बाहर झांकता है तो देखता है कि उसका भाई आदमा एक शकी गाड़ी से उतर रहा था। घर आते ही आदमा बस इतना कहता है कि मैं स्कूल में था और फिर तुरंत बाहर निकल जाता है। शाम को दरीस घर लौटता है तो उसकी माँ आ चुकी होती है। दरीस उन्हें एक नायाब अंडा दिखाता है जो उनको तोहफे में देता है, जबकि उस अंडे को उसने फिलिप के घर से चुराया था और पूछने पर झूठ बोलता है कि वो छुट्टियों पर गया हुआ था। लेकिन उसकी माँ को गुस्सा ठंडा नहीं होता। वो 6 महीने से गायब था, कोई खबर नहीं दी थी, न ही एको बार फ़ोन किया था। अब अचानक वो ऐसे घर लौट के आया है जैसे ये कोई घर, होटल या सराय हो। वो उसकी तमाम बातों और झूठ से तंग आकर कहती है कि उन्हें बाकी बच्चों की भी परवरिश करनी है, इसलिए दरीस को घर से निकाल देती है और हिदायत देती है कि दोबारा लौट कर मत आना। लेकिन वो ये सब कह तो देती है, लेकिन उसका मन अंदर ही अंदर रो रहा होता है और उसके चेहरे पर इस बात के निशान साफ झलक रहे थे। दरीस उस रात मोहल्ले के दोस्तों के साथ
सिगरेट पीता है और उनके साथ कुछ उल्टा सीधा खा के वक्त गुजारता है। अगले दिन वो फिलिप के घर अपने कागज लेने पहुंचता है। घर की देखभाल करने वाली औरत उसे अंदर ले जाती है और पूरे घर को दिखाती है। वो फिलिप के रोजाना रूटीन के बारे में बताती है और दरीस को उसका नया कमरा दिखाती है जिसमें उसका अपना एक बाथरूम भी था। दरीस वो कमरा देखकर पहले तो देखता ही रह जाता है और बाथरूम ऐसा था कि उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके घर में जो बाथरूम था उसमें एक बाथरूम में 8-10 लोग नहाते थे। दरीस नहाने के लिए टब को देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन यमोन उसे जल्दी से फिलिप के पास ले जाती है। फिलिप उसे सिर्फ दस्तखत किया हुआ कागज ही नहीं देता बल्कि नौकरी का भी ऑफर करता है। दरीस 1 महीने की ट्रायल का जॉब मान लेता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, शर्त लगा लो, तुम 2 हफ्ते भी नहीं टिक पाओगे। दरीस अपना सामान कमरे में रखकर काम सीखना शुरू कर देता है। उसे सिखाया जाता है कि फिलिप की टांगों को कैसे हरकत में रखना है, व्हील चेयर पर कैसे बिठाना है, कैसे नहलाना है और उसके कैसे कपड़े बदलना है। पहली बार जब दरीस को मालूम होता है कि उसे फिलिप को ऊंचे मोजे पहनाने पड़ेंगे और बाथरूम के बाद उसकी सफाई करनी पड़ेगी तो वो सकपका जाता है। कई बार इनकार करता है लेकिन आखिरकार नौकरी की जिम्मेदारी समझकर मान जाता है। रात को जब वो नाश्ता कर रहा होता है तो फिलिप की गोद ली हुई बेटी एलिसा अपने दोस्त बास्टियन के साथ वहां आती है। दोनों कोई कोना ढूंढ रहे थे। दरीस अपनी बियर शेयर करने से मना करता है और दोनों को भगा देता है। धीरे धीरे दरीस फिलिप की रोजाना की जिंदगी में रम जाता है। शुरुआत में कई छोटी गलतियां करता है, जैसे फोन फिलिप के हाथ में पकड़ा देता था बजाय कान में लगाने के, या नहलाते वक्त बेबी मॉनिटर भूल जाना, लेकिन हर चूक से वो कुछ न कुछ सीखता है। वो फिलिप की डाक को अलग अलग फाइलों में सजाना सीखता है। ज्यादातर खत खोल कर पढ़ता है, मगर कुछ खास खत ऐसे थे जिन्हें देखने की किसी को इजाजत नहीं थी। एक दिन जब उसे औरतों की सर्विस का पता मिलता है तो वो उसे कूड़े में फेंकने की बजाय मजाक में अलग फाइल में रख देता है। काम के साथ दरीस अपनी मस्ती भी जारी रखता है। मगाली को पटाने की कोशिश करता है मगर हर बार वो नाकाम हो जाता है। कभी कभी तो मस्ती के लिए काल गर्ल को भी बुला लेता था। एक सुबह जब यमोन उसे देर से उठने पर डांटने आती है तो उसके बैग में कुछ खतरनाक पाती है। हालांकि वो उस वक्त कुछ नहीं कहती। उस दिन का काम है फिलिप को गाड़ी से बाहर ले जाना। दरीस उसे किसी वैन के पीछे वाले हिस्से में जैसे सामान रखा जाता है बिठाने से इनकार कर देता है। वो कम इस्तेमाल होने वाली लग्जरी कार में बिठाकर ले जाने का फैसला करता है। पहले पहले फिलिप कहता है कि ये सब ठीक नहीं है, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, मगर जल्दी ही तेज और दिलचस्प सफर का ख्याल उसे विरास आने लगता है। भले ही यमोन इस बात से अभी नाखुश थी। बिल्डिंग से बाहर निकलते वक्त गेट पर एक पड़ोसी ने अपनी कार पार्क कर रखी होती है, जबकि दरवाजे पर साफ लिखा होता है कि कृपया गेट के सामने अपनी गाड़ी न लगाएं। दरीस फौरन उस शख्स को पकड़कर उसकी कमीज के कॉलर से उसको झटका देता है और धमकी देता है और उसकी कार हटवाता है। फिलिप उसकी जुर्रत देखकर प्रभावित होता है, मगर यमोन एक बार फिर नाराज थी। दोनों फिर म्यूजियम जाते हैं। फिलिप एक महंगी पेंटिंग खरीदने का सोचता है जिसे दरीस महज लाल धब्बा कहकर बेकार मानता है। इसके बाद फिलिप अपने एक रिश्तेदार से मिलता है जो उसे समझाता है कि सब लोग दरीस को लेकर फिक्रमंद हैं क्योंकि वो गुस्सैल है, यहाँ तक कि उसके आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं। मगर फिलिप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे दरीस पसंद है क्योंकि वो उसकी हालत पर तरस नहीं खाता और बेझिझक उससे मजाक करता था। मैगली के साथ फ्लर्ट करने की एक और नाकाम कोशिश के बाद दरीस रसोई में यमोन के साथ रात का खाना खा रहा होता है, जबकि फिलिप मैगली को चिट्ठी डिटेक्ट कर रहा होता है। यमोन बेबी मॉनिटर बंद कर देती है और बताती है कि ये एक निजी बातचीत है और समझाती है कि क्या हो रहा है। फिलिप एक औरत एलेओनोर के साथ पेन पाल है। वही चिट्ठियां हैं जिन्हें उसने दरीस को खोलने से मना किया था, लेकिन वो कभी एलेओनोर के सामने आमने नहीं आया। उनका रिश्ता सिर्फ चिट्ठियों तक सीमित है। प्यार की बात चल रही है। इसके बाद वो सोने चला जाता है। सोने की कोशिश करते समय उसे बेबी मॉनिटर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। फिलिप को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। चाह कर भी वो उसे नजरअंदाज नहीं कर पाता। दरीस उसके कमरे में जाता है और हल्के शब्दों और गीले कपड़ों से चेहरे को पोंछकर उसको दौरे से बाहर लाने की मदद करता है। आखिरकार फिलिप सो जाता है, पर कुछ देर के बाद फिर जागकर कहता है कि उसे ताज़ी हवा चाहिए। इस बार दरीस झिझकता नहीं। वो फिलिप को व्हीलचेयर पर बिठाता है, कंबल से ढकता है और उसे नदी के किनारे टहलाने ले जाता है। काफी समय बाद फिलिप रात में घर से बाहर निकला था। अब वो ज्यादा रिलैक्स महसूस कर रहा था। वो दरीस को बताता है कि दवाइयाँ केवल एक हद तक मदद कर सकती हैं और कभी कभी उसे फैंटम पेन, एक ऐसा दर्द जो शरीर में महसूस होता है
पर असल में होता नहीं है। जब वे कुछ लड़कियों को गुजरते देखते हैं, फिलिप ये भी कबूल करता है कि अपनी हालत की वजह से वो किसी औरत को खुश नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसे कानों की मालिश से सुख मिलता है क्योंकि वो बहुत संवेदनशील जगह है। जब फैंटम पेन फिर से आने लगता है, दरीस अपना जॉइंट फिलिप के साथ शेयर करता है। पहले तो फिलिप शक करता है, लेकिन अंत में उसे ये अच्छा लगता है। उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहां मजाक करते हुए खाना खाते हैं और फिलिप उसे अपने और किस्से बताने लगता है। वो अपनी पत्नी से तब मिला था जब वो दोनों स्टूडेंट थे और शादी के कुछ समय बाद उसकी पत्नी को 5 बार गर्भपात हुआ और उसे एक लाइलाज जानलेवा बीमारी का पता चला। तभी उन्होंने एलिसा को गोद लिया। फिलिप को हमेशा प्रतियोगिताएं, एडवेंचर स्पोर्ट्स और स्पीड पसंद थे। एक पैराग्लाइडिंग सेशन के दौरान खराब मौसम में उसका क्रैश हो गया था। इसी वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। फिर भी वो सोचता है कि असली लाचारी व्हीलचेयर नहीं बल्कि अपनी पत्नी के बिना जिंदगी गुजारने में है। थोड़ा और मजाक के बाद फिलिप तारीख याद दिलाता है और समझाता है कि दरीस ने अपना 1 महीने का ट्रायल पीरियड पूरा कर लिया है और अब आधिकारिक तौर पर नौकरी पर रख लिया गया है। लेकिन सबसे पहले उसे वो अंडा लौटाना होगा जो उसने चुराया था, क्योंकि वो उसकी पत्नी का दिया हुआ एक तोहफा था। वो हर साल उसे एक अंडा देती थी और कुल 25 अंडे हो चुके थे, जो उन दोनों के बिताए गए 25 सालों की निशानी थी। कुछ देर के बाद दरीस को अनुमति मिलती है कि वो मौजूद रहे। जब फिलिप एलेओनोर के लिए मैगली को चिट्ठी डिटेक्ट कर रहा होता है, दरीस को ये बैगनी सी काव्यात्मक भाषा बहुत बोरिंग लगती है और वो कहता है कि फिलिप को ज़्यादा सीधा होना चाहिए। उसे ये सुनकर भी हैरानी होती है कि ये सिलसिला 6 महीने से चल रहा है और उन्होंने अभी तक अपनी तस्वीरें भी साझा नहीं की हैं। जब उसे एक चिट्ठी में एलेओनोर का फ़ोन नंबर मिलता है तो इसे इशारा मानता है और कॉल कर देता है, जिससे फिलिप को फ़ोन लेना पड़ता है और आखिरकार वो लिखित शब्दों से बाहर आकर उससे पहली बार बात करता है। उनकी बातचीत इतनी अच्छी चलती है कि अब फिलिप हर समय उससे फ़ोन पर बात करता रहता है। अगले दिन दरीस फिलिप को मनाता है कि वो एलेओनोर के साथ तस्वीरों का आदान प्रदान स्वीकार करे। फ़ोटो चुनते वक्त फिलिप अपनी एक तस्वीर पसंद करता है जिसमें वो व्हीलचेयर पर बैठा है। कुछ देर बाद जब दरीस अपने कमरे में पेंटिंग कर रहा होता है, एलिसा अचानक अंदर चली आती है और उससे सिगरेट मांगती है। फिर उसकी पेंटिंग बनाने की कोशिश का मजाक उड़ाने लगती है। दरीस गुस्से में आकर उसे कमरे से बाहर निकाल देता है और खुद फिलिप से मिलने चला जाता है। उधर फिलिप योन से कह रहा था कि उसकी वो तस्वीर बदल दे जिसमें वो लकवा गिरस्त लग रहा है। योन वो तस्वीर चुपके से एक फाइल में रख देती है। तभी दरीस अंदर आता है और एलिसा की शिकायत करने लगता है कि उसे थोड़ा अनुशासन सिखाने की ज़रूरत है। योन भी इस बात से इत्तेफाक रखती है। फिलिप कहता है कि वो उससे बात करेगा, मगर जब दरीस अनजाने में ये बताता है कि वो पेंटिंग बना रहा था तो फिलिप हैरान हो जाता है। दिन गुजरते जाते हैं और दरीस व फिलिप की दोस्ती गहरी होती जाती है। दरीस उसे बर्फ़ में खेलने ले जाता है, दौड़ने के वक्त साथ रखता है। फिलिप उससे पहली बार एक खूबसूरत सूट दिलवाता है और अपनी बेटी को वो डांटता भी है, जिसकी आवाज़ दरीस बेबी मॉनिटर पर सुन रहा होता है। जब दरीस अपनी पहली पेंटिंग पूरी करता है तो उसे मगाली को दिखाता है, मगर जब दरीस उसे चूमने की कोशिश करता है, मगाली उसे थप्पड़ जड़ देती है। फिलिप को ये पेंटिंग पसंद आती है और वो वादा करता है कि वो इसको बेचने की कोशिश करेगा। दोनों मिलकर ज़िंदगी का मज़ा लेते हैं। तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाना, कभी कभी नशीली सिगरेट पीना और कभी कभी स्कार्ट बुलाना भी। फिलिप का जन्मदिन आता है, लेकिन वो उतना उत्साहित नहीं होता। हर साल की तरह वो दिखावा करता है कि पार्टी देखकर हैरान है, मगर फिलिप ये भी जानता है कि उसके रिश्तेदार सिर्फ ये देखने के लिए आते हैं कि वो जिंदा है या नहीं। उसे ये सब बहुत बोरियत लगता था। पार्टी में जब सब लोग लाइव क्लासिकल म्यूजिक सुन रहे होते हैं तो दरीस एलिसा को ढूंढ रहा होता है। वो अपने कमरे में रो रही होती है। उसने यौन की कुछ गोलियां खा ली थी, मगर जान देने के लिए काफ़ी नहीं थी। वो गमगीन इसलिए थी क्योंकि बास्टियन ने उससे रिश्ता तोड़ दिया था और उसे बुरा भला कहा था। वो दरीस से कहती है कि उससे बात करे और दरीस मजाकिया अंदाज में कहता है कि उसे इसकी कीमत देनी पड़ेगी। उधर फिलिप दरीस की पेंटिंग अपने एक रिश्तेदार को दिखाता है और उसे 11,000 यूरो में बेच देता है। दरीस वापस डाइनिंग हॉल में आता है और यौवन से बातें करता है। यौवन उसे बताती है कि मगाली का एक फ्रेड नाम के लड़के से रिश्ता है, मगर हालात अच्छे नहीं हैं। ये सुनकर दरीस के दिल में फिर से उम्मीद जागती है, क्योंकि वो मगाली को पसंद करता था।
पार्टी के आखिर में फिलिप दरीस को क्लासिक म्यूजिक की मशहूर धुनें सुनाता है, मगर दरीस मजाक ही करता रहता है। बैंड के ख़त्म होने के बाद दरीस अपना आईपॉड निकालता है और अर्थ विंड एंड फायर का गाना बूगी वंडरलैंड बजा देता है। फिर खुद डांस फ्लोर पर उतरकर धुआंधार डांस करने लगता है। उसकी शानदार डांसिंग देखकर सब मेहमान भी झूमने लगते हैं। फिलिप खुश होकर ये नज़ारा देखता है। रात को जब दरीस फिलिप को सुलाने आता है, वो एलेनोर का ताज़ा ख़त खोलता है। उसमें उसकी तस्वीर थी। वो काफ़ी खूबसूरत थी और उसने लिखा था कि अगले हफ्ते जब वो पेरिस आएगी तो वो उससे मिलना चाहती है। डेट वाले दिन योन और दरीस फिलिप को कई कपड़े पहना कर देखते हैं और आखिरकार एक शानदार सूट वो चुन लेते हैं, क्योंकि योवान ही फिलिप को वहां ले जाने वाली होती है। दरीस अपनी छुट्टी का फ़ायदा उठाकर बास्तियन के पास पहुंचता है और उसे डराता है कि वो एलिसा से माफ़ी मांगे और हर रोज़ उसके लिए क्रोइंसा लाए। साथ ही उससे ये कहता है कि बाल ठीक से संवार ले। उसके बाद दरीस उन दोनों प्रेमियों का मेल करा देता है। फिर वो अपनी माँ के काम करने वाली जगह पर जाता है, मगर दूर से ही उसको देखता है। रेस्टोरेंट में योवान और फिलिप एलेनोर का इंतज़ार कर रहे होते हैं। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद फिलिप हिम्मत हारकर दरीस को कॉल करता है कि उसे ले जाओ, और बिना देखे कि एलेनोर अभी पहुंची ही थी वो निकल जाता है। उसी रात फिलिप दरीस को अपने प्राइवेट प्लेन पर ले जाता है और पेंटिंग बेचने के पैसे भी उसे देता है। इतने ज़्यादा पैसे देखकर दरीस की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अगली सुबह वो दोनों देहात पहुंचते हैं, जहां फिलिप पैराग्लाइडिंग करने का फैसला करता है और ज़बरदस्ती दरीस को अपने साथ खींच लेता है। पहले तो दरीस बहुत डरता है, लेकिन बाद में खुलकर इस तरह के तजुर्बे का मज़ा लेता है। घर लौटने पर अदामा दरवाजे पर उनका इंतज़ार कर रहा होता है। अदामा असल में दरीस का भाई था। दरीस जब उसके चेहरे पर ज़ख्म देखता है तो उसे डांटता है, मगर अदामा अपनी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये बताने से इनकार कर देता है। दरीस उसे कमरे में बिठाकर अपनी बहन मीना को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि परेशान ना हो। उसके बाद वो फिलिप को सुलाने कमरे में चला जाता है, मगर फिलिप को अभी नींद नहीं आ रही थी। वो दरीस को अपने साथ एक पेंटिंग दिखाने के लिए बुलाता है और फिर उसके घर ख़ानदान के बारे में पूछता है। पहले तो दरीस बताने से कतराता है, मगर आखिरकार राज खोलता है। असल में अदामा उसका सगा भाई नहीं है, और वो जिनको अपना माँ बाप कहता है दरअसल वो उसकी माँ की बहन थी, यानी उसकी मौसी थी। जब दरीस 8 साल का था तब वो लोग उसे सेनेगल से ले गए थे, क्योंकि उनके अपने बच्चे नहीं हो रहे थे। दरीस का असली नाम बकरी बस्सारी है, मगर उसके मोहल्ले में और भी बच्चों का यही नाम था, इसलिए उसे इदरीस कहा जाने लगा। उसके बाद धीरे धीरे इदरीस से वो दरीस बन गया। लेकिन दरीस को गोद लेने के बाद उनकी खाला को और बच्चे हुए, और उसके खालू के इंतकाल के बाद उसकी खाला ने अलग अलग लोगों से शादी की और उनसे भी बच्चे होते चले गए। इस तरह से जो इतने भाई बहन उसके दिखते हैं उनकी खाला के बेटे हैं, जिनके पिता अलग अलग होते हैं। जिस तरह दरीस ने फिलिप को एलिसा के बारे में समझाया था, उसी तरह फिलिप भी कहता है कि अदामा को सख्त तरबियत देने की ज़रूरत है। इसीलिए वो दरीस से कहता है कि अब उसे अपने घर वालों के पास लौट जाना चाहिए, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी किसी बूढ़े शख्स की देखभाल करते हुए नहीं गुजार सकता। दरीस अपना सामान समेटकर जाने की कोशिश करता है। मगाली उसे अलविदा कहने आती है। दरीस मजाक में आखिरी बार उस पर दिलचस्पी दिखाता है, मगर मगाली मुस्कुराते हुए अपने हमसफ़र फ्रेड से मिलवाती है, जो असल में फ्रेडरिक का छोटा नाम था। ये जानकर दरीस को फ़ौरन समझ आ जाता है कि मगाली को मर्दों में दिलचस्पी नहीं, और वहीं से वो मगाली के लिए उम्मीद ख़त्म कर देता है। घर से निकलते वक्त दरीस येवोन को बेबी मॉनिटर वापस देते हुए छेड़ता है कि उसने मगाली के बारे में झूठ बोलकर उसे बेवकूफ़ बनाया। जवाब में येवोन उसे वो स्कार्ट वाली फाइल वापस देती है जिसे दरीस ने शुरू किया था। दरीस को मायूसी होती है जब उसे पता चलता है कि जो तस्वीर उसने चुनी थी वो उसी में छुपी हुई थी। वो फाइल को तो फेंक देता है, लेकिन तस्वीर अपने पास रख लेता है। बाहर निकलते ही उसे फिर से एक गाड़ी रास्ता रोके हुए मिलती है। दरीस गाड़ी वाले से रास्ता साफ करने को कहता है, भले ही अब वो वहाँ काम नहीं करता हो। उसका भाई अदामा उसे इस बात पर उसे चिढ़ाता है, तो दरीस कहता है ये उसूल की बात है। कुछ घंटे बाद दोनों भाई स्टेशन पर जाकर अपनी माँ को लेने पहुँचते हैं। उधर हवेली में फिलिप अपने नए देखभाल करने वालों के साथ अपना पहला खाना खाने बैठता है, मगर वो शख्स इतना बोरिंग और सख्त मिजाज होता है कि फिलिप बगैर निवाला ही लिए उठ जाता है। चूँकि येवोन माली के साथ डेट पर गई होती है, इस बार उसे रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं होता। दिन गुजरने लगते हैं और दरीस अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट चुका होता है। पुराने दोस्तों से मिलता जुलता है
और उन शक्की गाड़ी वालों को साफ कह देता है कि अदामा को तंग न करे। एक इंटरव्यू में जहां उसके पास तजुर्बा कम होता है, दरीस अपनी बातों और फिलिप के साथ हुई कला की जानकारी से सामने वाले का दिल जीत लेता है। खुद को हकीकत पसंद बताकर वो ड्राइवर की नौकरी पा लेता है। उधर फिलिप अपने नए केयरटेकर से खुश नहीं है और अक्सर चिड़चिड़ा रहने लगता है। एक रात जब उसे अपने जिस्म में उठने वाले फैंटम पेन की तकलीफ होती है, वो घर वालों से मदद लेने से इनकार कर देता है। मजबूर होकर यवोन दरीस को फ़ोन करती है। यही वो लम्हा है जिससे कहानी की शुरुआत हुई थी। पुलिस उनकी गाड़ी का पीछा कर रही थी और बाद में उन्हें अस्पताल तक एस्कॉर्ट करती है। उस छोटी सी रोमांचक मुहिम के बाद दरीस फिलिप को समुद्र के किनारे ले जाता है। लहरों का नज़ारा देखकर फिलिप का दिल पुरसुकून हो जाता है। कुछ वक्त बाद दरीस फिलिप की बढ़ती हुई दाढ़ी संवारता है और उसकी दाढ़ी को उसकी मूंछों को नए नए लुक में कर फिलिप को दिखाता है और फिलिप को भी ये सब अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद वो उसे एक रेस्टोरेंट में लंच के लिए ले जाता है, मगर खुद रुकता नहीं क्योंकि आज फिलिप के साथ कोई और मिलने आने वाला था। दरीस उसे दुआ देता है और जाते जाते फिलिप को वो अंडा भी दे देता है जो उसने उसके घर से चुराया था। फिलिप को कुछ पल अकेले होने की फिक्र होती है, मगर तभी उसकी मुलाकात होती है एलोनोर से। वो उसे देखकर बेहद खुश होती है और उसकी व्हीलचेयर की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। असल जिंदगी में फिलिप अब मोरक्को में रहने लगता है। उसने दोबारा एलेनोर से शादी कर ली। वहीं अब दरीस भी अपनी खुद की कंपनी चलाता है और शादीशुदा है। उसके 3 बच्चे भी हैं और आज भी ये दोनों दोस्त हैं और एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। इसी के साथ कहानी ख़त्म हो जाती है। फिर मिलते हैं आपको अगले किसी और मूवी के एक्सप्लेन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।